से वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। नमस्कार, मैं आप सभी का YouTube वैद्य मित्रम आयुर ई लर्निंग परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए एवं स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मैं अंजनी मिश्रा इस 8वें सत्र में जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का वैद्य मित्रम की पूरी टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। Ayurveda has been around for thousands of years and was considered as one of the best way to treat diseases and had a healthy lifestyle. जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वैद्य मित्रम आयुर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आयुर्वेद के जगत में एक ऐसी पहल है जिसके द्वारा हम सभी आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां सभी तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और साथ ही साथ हम आयुर्वेद के विद्यार्थी द्वारा उपयोगी ज्ञान से भी परिचित होते हैं। आज का ये सेशन जुलाई मंथ में शुरू हुई सीरीज बाउंडलेस फिजियोलॉजी का 8th सेशन है। हमारा लास्ट इंफॉर्मेटिव सेशन का टॉपिक क्लोजर लुक टू अग्नि था और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी पसंद आया होगा। क्या आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ओके, तो अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ धातु सारता इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो बात हुई हमारे आज के सेशन के टॉपिक के बारे में। तो अब आज के कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। जी हाँ, मैं हमारे आज के चेयरपर्सन डॉक्टर CR पाटिल सर का परिचय कराना चाहूंगी। वैसे तो ये सूरज को दीप दिखाने की भांति ही है, पर फिर भी सर वर्तमान समय में श्री अन्ना साहेब डांगे AMC संघई में प्रोफेसर और HOD ऑफ क्रियाशाली डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। सर ने UG शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और PG पुणे यूनिवर्सिटी क्रिया शारीर से कंप्लीट की है। सर का एकेडमिक एक्सपीरियंस 40 इयर्स का है। सर is also appointed as a moderator, examiner and paper setter for UG. इसी के साथ अब मैं हमारे को चेयरपर्सन डॉक्टर PC मंगल सर का नमन करना चाहूंगी। सर की आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सर हमसे थोड़ा लेट जुड़ेंगे। और साथ ही साथ आज हमारे साथ डॉक्टर CR यादव सर आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि HOD ऑफ क्रियाशाली डिपार्टमेंट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद जयपुर में कार्यरत हैं। मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर APS चौहान सर फ्रॉम GAC इंदौर, सर वैद्य मित्रम के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर निर्मला राजेश मैम फ्रॉम BMAM नागपुर, मैम प्रोफेसर और क्रियाशाली डिपार्टमेंट की HOD हैं। डॉक्टर बबीता शर्मा मैम फ्रॉम GAC भोपाल, मैम वैद्य मित्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर दिनेश चौहान सर फ्रॉम MJF आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप सभी के मार्गदर्शन की वजह से ही हमारे लिए काम करना संभव हो पाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमें ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी वैद्य मित्रम की मधुर वक्ता डॉक्टर प्रतिभा पांडे मैम, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना कार्य असंभव है। I would also like to thank Dr. Punita Sharma ma'am from NIH Jaipur for her great input in the smooth conduction of today's event. हमारे आयुर्वेद जगत की पहचान जानी मानी पहचानी हस्ती डॉक्टर शरायु फूले मैम का परिचय मैं देना चाहूंगी। मैम एसोसिएट प्रोफेसर और HOD इन मेसाम रत्नागिरी महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। अब मैं आपको हमारी प्रेजेंटर डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी शर्मा मैम का परिचय देना चाहूंगी। मैम PhD स्कॉलर है फ्रॉम NIH जयपुर से। हमारी अगली प्रेजेंटर मिस महक लिम्बानी का परिचय देना चाहूंगी।
मिस महक फ्रॉम BMAM कॉलेज नागपुर की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। तो चलिए अब हम सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर टुडेज कीनोट स्पीकर डॉक्टर शरायु फुले मैम। मैम का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ धातु सारता। मैम आज इसमें हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करेंगी। मैम, ओवर टू Yes, यू sir. मैम। Yes. The screen is not sharing now. You cannot share screen while other participants is sharing. Now you can share, madam. Okay. Screen share हो रही है? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you very much. This is the 8th session of Vaidyamitram. I really thankful to Vaidyamitram group as well as all the coordinators of Vaidyamitram group, especially Chauhan sir as well as our Babita madam for inviting me to represent my views in the contest of Dhatu Sarta. So let us start the session. Just a second. Okay, so first of all, I would like to salute Lord Dhanvantari as well as my PG teachers, Dr. P.U. Deshmukh sir, my PG teacher, Dr. Sant ma'am, as well as all the staff of R.A. Poddar Medical College, Worli, Mumbai, as well as my PhD guide, Dr. Umesh Ghate sir, and all my PhD teachers from Bharati Vidyapeeth, Pune, for their guidance and support. Now, after that, yes, all these are the people, you are the students, and I know all of you are missing the college days as well as your practical labs as well as physiology lab, anatomy section hall due to this corona pandemic situation. But I ensure you that I will make the session more interesting and more interactive so that you will be happy at the end of session. In today's session, the objective of today's session is to explore the concept of Dhatu Sarta, need of assessment of Dhatu Sarta, as well as the features of Dhatu Sarta, and what are the applications. So, in brief, we will focus on these points of Dhatu Sarta. So, let's start. Okay. So, word Dhatu Sarta, it has two words, Dhatu and Sarta. So first we will study or we will focus in brief what is Dhatu. We know etymology of Dhatu, Dhru Dharayati. It means that supports and that make dharana karma of body, and the entity that sustains, grows and nourishes the body is called as Dhatu, and they are nothing but the building blocks of living body. Yes, we have studied all these things in our first year BMS second term, second at the beginning of the second term. Now next part. Meaning of Sara. What is the meaning of Sara? Sara means what? Sara means most stable, excellent, base, real, or genuine part, whatever it may be. So when we apply the word Sara to Dhatu, what will happen? Dhatu Sara means the purest, supreme, excellent quality of Dhatu. Acharya Chakrapani explores definition of Dhatu Sarata as Vishuddhataro Dhatu Sara Uchchate. So let us focus on the meaning of Vishuddhataro. What is mean by Vishuddhataro? To understand the concept of Vishuddhatara, we have to focus on some other metabolic conditions of dhatu that are going in our body, or that is the continuous process in the body. That is Shuddha Dhatu. The Shuddha Dhatu means the dhatu which performs routine functions of dhatu, that is normal functioning dhatu. So we know the Shrestha Karma of normal functioning dhatu, Prinanam, Jivanam, Lepo, Dharana, Purnai, according to Ashtanga Hridaya. What is Vishuddha Dhatu? It is somewhat better than Shuddha Dhatu, and Acharya Charaka explained the key role or the functions of Vishuddha Rakta Purusha, where Vishuddha Rakta plays very important role in the functioning of Bala as well as Varna as well as perception of Indriya. That is स्पर्शज्ञानम असंशयम, ऐसे आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, और इसके लिए विशुद्ध धातु बहुत ही अच्छे से रोल प्ले करता है. And next one, it is Vishuddhatara Dhatu. That is the superlative degree of Shuddha, or it is more excellent performing condition of Dhatu, and that Dhatu performs all the functions that are expected in Dhatu Sarata. In English grammar, we study the good, better, and best. That is better is the good, better is the superlative degree of good.
In the same way, Vishuddhatara, it is superlative excellent function of dhatu that are being played in our body, and that plays very important role, and that Vishuddhatara dhatu has increasing order of strength and vitality among these categories. So it is the most purest, supreme, excellent quality of dhatu. So to explain this better way, I have chosen some personalities and hope you know all these personalities. Next slide is somewhat interesting and I expect some students should answer who are these personalities so that we will explore the Sarata in more better way. Okay, so let's move. Yes, do you know these personalities? Hope and you can answer this personality, name of this personality in chat box also. Okay, some students are answering there. No. Okay, so let's move to the previous one. So yes, we know these are some excellent personalities: Sachin Tendulkar, Roger Federer, even Vishwanathan Anand, and Honorable Subbalakshmi ji, Bismillah Khan Sahab, then Pandit Ravishankar Sharma Sahab. ये सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ही एक्सलेंट है. क्यों एक्सलेंट है? क्योंकि उनके पास क्वालिटी है, उनके पास क्वांटिटी है, उनके पास कंसिस्टेंसी है, and they work very hard in their particular field, and that's why they are that much excellent, and they are performing still and they are performing in the same way at the until end of the life. So why it is so? Because of the excellence, because of the sara qualities that are present in these personalities. In the same way, when in our body dhatus are in the excellent condition, in the excellent form, what will happen? They will perform in the same way. They will perform excellently. That is, again, dhatu sarata, to summarize, it is the most excellent, best, real, genuine, strong part. Due to this qualitative and quantitative excellent, their functions, their functional quality is also excellent. And due to that functional excellence, they provide strength and stability to the body. Hope you understand the basic concept of dhatu sarata. Now, next question that arises in our mind: why we should assess dhatu sarata? Means ग्रंथकारों ने धातु सारता का इंक्लूजन दशविध परीक्षा भाव में क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी धातु सारता एग्जामिनेशन की? तो हम उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं. ओके, सारतश्चेति साराणि अष्टौ पुरुषाणां बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते. That is for assessment of bala according to Charak Samhita, as well as for assessment of ayu of patient according to Shushruta Samhita. One word that I want to focus here is balamana vishesha jnanartham. Now, why vishesha jnanartham? What Charaka want to emphasize here? Let us see what Charaka want to emphasize here. Charaka emphasizes that the strength cannot be correlated with mass or physics of the body. That we should not correlate the external appearance or external structure of a human with their strength. Let us explore this concept again. Okay. What Charaka want to say here, that it would be a misleading notation if physician considers a plumpy or bulky person to be having a good strength merely based on his physique or body structure, or a lean person can always to be considered as a weak, as contrary condition may exist. What does it mean? That means Charaka want to say here that we should not correlate the external body features with the strength of the person. Because contrary conditions may exist. Why these contrary conditions exist? Due to saratva dhatu. For example, Medasara Persona, according to Shushruta, Brihat Shariram Ayasa Sahishnu. Though Medasara Persona is having bulky body, is having plumpy body, but he cannot perform the physical stress and strain that much good or better conditions. While in case of Majja Sarta, though the person is Akrusham Uttama Balam, though the person is not lean and thin, but still he can perform their routine activities, as well as he has a great strength. Why? Because of the excellent condition of Majja Dhatu. So ultimately, what is the aim of Dhatu Sarta? Here we should not correlate the external body appearance with the strength that a contrary condition may exist. To explain this phenomenon, Acharya Charaka wisely used Upamana Pramana. Which Upamana Pramana? Let us focus. Yes. Pippalika Bhara Haranavata Siddhi. What does it mean? Pippalika, that is ant.
भारहाणवत् इति स्वल्पा पिप्पलिका यथा सार शरीरत्वेन महान्तं भारं नयन्ति. Chakrapani Tika means what? Though ant have a tiny short body structure, but still she can carry or he can carry the big sugar granule, which is more heavy and she more having a big size than her own body structure. Why it is so? Because of the Sara Sharirattvena. So here I have to focus here that the external body appearance or features could not be correlated with the strength. Here this is the key point of the Sara Pariksha. Yes, we know the Bala is a multi-dimensional multifactorial constraint, but the Sarata plays key role in the assessment of Bala. What is that key role? That is the Sara Sharirattvena. Due to Sara Sharirattvena, we could not correlate the external body features with the strength. Okay. Next example that has been quoted or that has been used in Ashtanga Sangraha, that Sihaha Krusho api atibalo, Gajaha Sthulo api alpabalaha. Means what? Though lion having a somewhat lean body structure, but still he is that much have strength that a group of lions can attack elephant. And we see most of the time we see on the Discovery Channel there are the group of lion and they are attacking the elephant. And in the case of elephant, Sthulo abhi alpabala as compared to lion. So what the Acharya Ashtanga Sangraha Vruddha Vagbhata again want to focus here, that the external body feature should not be correlated with strength. And external body feature, and this is the emphasis of, or this is the main motto of Bala Parikshana as per when we consider through or when we think about the Sarata. Hope you are getting the point. So this is the overall concept of Dhatu Sarata. Now next part, which factors that contribute the Sara Dhatu formation. Yes, we know most of the time we focus on the Prakruti Pariksha and we more emphasize on Prakruti examination and somewhat neglect Dhatu Sarata Parikshana. But still Dhatu Sartha is also that much important as per the Prakruti. In case of Prakruti, we have seen the Prakruti Nirmanakara Bhava, and here we are going to focus the factors that are necessary for formation of Sara Dhatu. Let us focus on these factors. Okay, so before birth and after birth, Sar and excellent quality Dhatu of mother and father, that is nothing but the Bijasaratva. If mother and father is having good or excellent quality of Sar Dhatu, ultimately that will come, that will move forward or that is carried forward to next generation, as well as during the proper Ahar and Vihar of mother. Here comes the role of Garbhin Paricharya, Garbha Samskara, as well as proper Ahar and Vihar of mother, that will also aid your to improve the Sarata of Garbha. Healthy season and healthy uterus. Yes, we know Rutu Ambu Bija Kalpana or a concept of Ayurveda. So all these factors that contribute Saratva also contribute your Sahaja Bala factor, that is Sahaja Yukti Kruta and Kalaj. We know. So these factors are very, very important to improve your Saratva. If Bija Saratva is there, ultimately that Saratva is carried forward from one generation to next generation. Now, after birth, what happens after birth? We know the normal functioning of Jatharagni, Dhatavagni, normal functioning of Dhatu Vahastrotasas plays very important role. We have already learned all these factors during our first year syllabus, Trivida Dhatu Poshanya and role of Dhatavagni as well as Dhatu Vahastrotasas in nourishment of Dhatu. So if there are normal, all these factors are normal functioning, obviously Dhatu will get properly formed. And to form or to replenish Dhatu, we should have a good healthy nourishing diet, as well as we should have proper Vihara. That's a behavior, code and conduct. Ayurveda as a science, we know Swasthasya Swasthya Rakshanam, and it is the first emphasis of Ayurveda. And that's why they have told us the Dinacharya and Ritucharya, and that Dinacharya Ritucharya code of conduct helpful to replenish your Dhatu as well as to give the strength to your Dhatu, and it will ultimately increase your
bala, that is antarjuktikruta bala as well as kalajkrutak bala. So all these factors are necessary. So Bijacharatva, and that should be continued after birth with proper diet, with proper vihar, as well as proper functioning of Dhatu Vastaukasas and Dhatvagni. So both these factors contribute a lot in formation of Dhatu Saratva. Okay, hope you are getting the points. Now we will move to the next part, classification of Sarata. Yes, we know the classification, 8 type of Saratva and 3 types of Saratva, 7 Dhatu Saratva, and one more important point is Sattva Sarata. Ayurveda has given emphasis to psychological health also, and psychological health is also that much important as well as as that of the physiological health. Prasanna Mana, Prasanna Indriya, it is one of the important tagline for Swastha Purusha. When your Sattva Saratva is there, your willpower is best, and willpower is best, you will perform for long days, for even for long life, or even longevity of life is there if there is a Sattva Sarata, if you have a good willpower. And we know the willpower is the best power in the world. Even Kashyapa Samhita explained Ojasara as an additional Saratva, but the features are not explained in Kashyapa Samhita, or they may get क्या कहते हैं कि वो बीच में कहा जब आयुर्वेद के ग्रंथों का ह्रास हो गया तो वहाँ वो शायद हमसे मिस हो गए हैं, वो हमें अभी मिल नहीं पा रहे हैं. So all this is about the 8 types of Saratva according to Dhatu as well as Sattva. Next part that is more important whenever you are going to have a clinical examination, that is Sarvasara, Madhyasara and Asara. So why we should classify these 3 types? Yes, what is the role of Sarvasaratva or Uttama Saratva? What is the role of Madhya Saratva? What is the role of Asaratva? Here, Acharyas explain Asaratva also. What is Asaratva? What does it stand? Asaratva means Ato Viparitastu Asara. Means what? If the features that are explained in Uttama Sarata or Sarata, the features are present in contrary to in our body, that is, that if they are Viparita, there will be Asaratva. Now, why Asaratva is important? Yes, we know the Vyadhi Nirmana Samprapti. व्याधि निर्मिति के लिए क्या जरूरी है, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो विशिएटेड दोषास और दूसरा खवैगुण्य और दुर्बल धातु. हमारे शरीर में अगर कुछ किसी भी कारणवश से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और वो प्रकोपित दोष कहाँ आश्रय लेते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आश्रय इज दुर्बल धातु और खवैगुण्य. एंड इफ आवर धातु आर असार, they will definitely affect this durbala dhatu, and there is origin of vyadhi. And if the dhatu are in sara condition, though the doshas get vitiated, they will not affect the Uttama Sara Dhatu, or they may, if they affect the Uttama Sara Dhatu, the disease will not be that much progressive as compared to Asara Dhatu. So here is the role of the immunity, here is the role of Vyadhi Kshamatva. If your Dhatu are in good quality, are in excellent quality, your Vyadhi Kshamatva will be good, and dosha cannot do anything to your excellent Dhatu. But if your Dhatu are Asara, Durbala, it will Vruddha dosha or Prakupit dosha definitely attack your dhatu, and you will get suffered from different diseases. So according to clinical functions, these 3 categories are very, very important. Madhyasara, some क्या कहते हैं, if the features present moderately, it is Madhyasara. And what is the importance? Yes, clinical applications हमें पता है कि असार है, मध्यसार है, तो उनकी सारत्व हम अच्छे से आहार विहार देकर सुधार सकते हैं, व्याधि क्षमत्व हम बढ़ा सकते हैं, धातुओं का बल हम बढ़ा सकते हैं. तो इस हिसाब से ये 3 टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so all this is about the classification, and hope you are getting the points. Now let's move to the next point. Yes, what are the features of Dhatu Sarata? And as a keynote speaker, I will draw the focus of key points on the features of Dhatu Sarata. Let us first focus on the nature of shloka, or nature of features of Dhatu Sarata. What are the features and what is its classification? Okay, so the Dhatu Sarata features are of 2 types.
Murta Lakshana and Amurta Lakshana. Now, what is Murta Lakshana? Murta Lakshana means what? Effect of particular dhatu sarata on specific body parts as well as on its size, shape, situation, appearance and textures. Means what? जैसे कि हमने बताया है कि धातु सारता के श्लोक में दो लाइनें आती हैं, उसमें जो पहली वाली लाइन है उसमें सारे मूर्त लक्षण बताए हैं, तो वो बताने के साथ साथ उसमें क्या क्या एक्सप्लोर किया है. जैसे हम जस्ट टेक एग्जांपल अपीयरेंस. इन केस ऑफ रक्त सारता दे एक्सप्लेन दैट द कर्ण अक्षि मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पाणी पादतल, हाउ these organs look. All these organs are snigdha arakta varna and Srimad Bhrajishnu. So this is the positive healthy effect of Sara Rakta Dhatu on these organs. Now let us speak about the size and shape. In case of Asthi Sartha, Parshni, Gulfa, Janu, Aratni, how these organs look? All these organs are Sthula, Sthula Sthara Sharira. Means what? These all these Parshni, Gulfa, Janu, Aratni, all these organs are having big shape, having prominent shape, and their size and shape is somewhat more as compared to normal human being. That means this dhatu saratva has effect on the body parts, not only on body, positive healthy effect on body parts, on their size, shape, situation, appearance, texture, etc. And most of the murta lakshana are pratyanga lakshana, and we can assess these lakshana by darshan and sparshana pariksha. Now, what is amurta lakshana? Amurta lakshana matlab kya hota hai? Amurta lakshana means falashruti of dhatu sarata. It is most of the time the amurta lakshanas are explained in second line of dhatu sarata shlok. So what are the effect of particular dhatu sarata on the nature of individual, on his intellect, behavior, economical status, health and strength? Let us take an example. For example, Mausasara persona are having a nature of samashila, as well as they are having dhruti. They are somewhat alavla. They are non-greedy persons. They are having sthira chitta vritti. So this is the nature of individual. In case of Asthi Sarta, they are very kriyashil. They are very mohotsahi. That is the nature of individual. Intellect. In case of Majja Sarta, the person is Shruta Bhaja, Vijnana Bhaja. In case of Rakta Sarta, the person is Uddhatam Meda. That means the Dhatu Sarta have effect on the intellect also. In case of behavior, Majjasara persona are having Arzavam. Medasara persona also Arzavam. That means they are straightforward, they are ruju, they are polite. So this is the behavioral effect. Economical status, yes, we know Medasara persona having Aishwarya, Rasasara persona having Aishwarya, Vitta. So it also states your economical status. Health, Arogya is there. Strength, bala is there. Yes, we know the aim of the dhatu sarta parikshana is strength, to assess the strength. Obviously, all these are the phalashruti lakshana of particular dhatu sarta on particular constraint of a body. So we should not think only about the anatomical structure. We should think, or we must think about the amurta lakshanas of that particular dhatu saratva. If dhatu is that much qualitatively good, that much quantitatively good, it will definitely affect your intellect, it will definitely affect your behavior, and it will definitely affect your manas level, manas conditions, it will definitely affect your indriya conditions. So this is the beauty of concept of dhatu sarata. And most of these amurta lakshana are anumana janya, and we can assess this lakshana by prashna pariksha. Okay. Now, next part is more interesting. The slides are self-explanatory, and we will focus on the key points of each and every dhatu saratva, and we will have the brief view of features of dhatu saratva. Okay. Yes. Rasa sarta, tvak sarta, you know these personalities, all these personalities having flawless, gorgeous, beautiful, good-looking skin. And what is the beauty of Rasa Sarta? Rasa Sarta is assessed through Tvak. Why Tvak? Because Pridana Karma of Rasa Dhatu is best assessed through your Tvak as well. Tvak or skin, it is a mirror of your body fluids. It is a mirror of your hydration. So Tvak Saratva, the Lakshanas of Tvak Saratva are examined
for the assessment of Rasasaratva. And this has a Lakshana like Snigdhas, Lakshana Mrudu Prasanna, Sukshma, Alpa Gambhir, Sukumarang Loba, Saprabhavechatva. And the Rasasaratva has effect on your twacha as well as your body hairs. And I know these personalities are like Aishwarya Roy, and all these personalities are with makeup, and they are having applying the क्या कहते हैं, cosmetics on skin, and the photos are with the skin. But still, I have seen these personalities without makeup also, and these personalities also that much beautiful that they are having all that much good skin. Even we know Aishwarya Rai in 1994 she got the Miss World Kita, and she's having she won various prizes in that ceremony. She had got the Miss Photogenic, good skin के लिए भी उनको अच्छे से prize मिला था, और still, and at the age of 46 still she is that much beautiful. So this is the beauty of Rasasaratva, that is continuous process, and that goes till end of your life. So this is more important. Now let us focus on the some key. आई थिंक मैडम के नेट कनेक्शन की तो प्रॉब्लम हो गया। हेलो डॉक्टर फुले, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो अंजना है कनेक्टेड से? हेलो, मुझे लगता है मैम शायद नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से मैम हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं। वी विल वेट, थोड़ी देर वेट करते हैं, अदरवाइज हम जी मैम। आगे उनको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रेजेंटर को ले लेंगे, है ना? वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट। यस नंदिनी, मेरी मैडम से बात हुई है। हेलो यस मैम। अंजी, मैडम का क्या लाइव पावर कट है कि वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है, तो हम नेक्स्ट प्रेजेंटर यानी डॉक्टर दुर्गेश नंदनी को इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, और बाद में मैडम ज्वाइन हो जाएंगी तो अपना लेक्चर कंप्लीट कर देंगी फुल्ली मैडम। तो प्लीज इनवाइट डॉक्टर दुर्गेश नंदनी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी शर्मा मैम। मैम का टॉपिक है कॉन्सेप्ट इन रक्तसारता। मैम, आप अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित करें। ओवर टू यू मैम। मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम, डॉक्टर दुर्गेश नंदनी और महक, ये दोनों यदि जो सुन पा रहा है मुझे, प्लीज अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओके, मैं कॉल करके देखती हूँ। यस मैम। यस मैम, मैं कर रही हूँ। ओके डॉक्टर अंजलि, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? यस Yes. मैम, यू आर ऑडिबल एज वेल एज विजिबल मैम। क्या स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है?
नो मैम, अभी तो नहीं। मैम आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए मैम। अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम, वो स्टार्ट हो रही है। यस मैम, यस मैम। Okay. A very good afternoon to respected CR Patil, respected Mangal sir, respected Shah Phule ma'am, respected Babita ma'am, my visionary guide, respected CR Yadav sir, all eminent dignitaries, seniors and juniors. It's my pleasure as I'm provided opportunity to present my MD research work under Rakta Sarta. So let's start. I think there is some problem. Dr. Anjali, can you hear me? यस मैम। Yes, Okay. actually आप मोबाइल से कर रही हैं क्या? ठीक है। नो मैम, मैं पीसी से कर रही हूँ मैम। स्क्रीन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मीन्स फॉरवर्ड नहीं हो रहा है आगे। आप मैम स्लाइड शो पर हैं? स्लाइड शो पर कर रही जी हैं? मैम, मैं स्लाइड। हाँ ओके वहाँ ओके मैम। एक बार और तो उस पर क्लिक करें, एक बिल पर क्लिक करें। यस, तो यस मैम। Some person having small body and leanness still are strong like a small ant carrying a big load. Big and corpulent person may have less strength than the lean and short-bodied person, like elephant having big and corpulent body possesses less strength than lean and short-bodied lion. This degree of strength is assessed by SAR Pariksha. SAR is among Dashvid Pariksha, which is also done to know about the span of an individual and to rule out morbidity. By assessing the SAR, one can identify the present status of health of an individual. SAR means excellence or virtuous state of dhatu, as Phule ma'am illustrate this topic very well in previous session. Now, physical characteristics of Raktasar Purush, as Acharya Charak described, Kakshi, Mukh, Jima, Nasa, Ushta, Pani, Tale, Nakh, Lalat, Mehan, Snigdh, Raktvarna, Srimad Bhajishnu, Raktasara Nam. Sushrut also added Talu as Snigdh Tamravarna. In Vrihat Samhita, Pali, Raktavarna also mentioned, and Kashyap mentioned Arunabha in Raktasar. Psychological characteristics of Purush. सुख उद्धताम मेधा मुसिता कुमार्यता अनर्थत्वम क्लेश असहिष्णुता उष्ण असहिष्णुता. These characteristics described by nature. Three more characteristics described by Brihat Samhita. Among all these psychological characteristics, Medha was a topic of my interest, and I had chosen Medha as Medha is derived by Amasha's Dharana Buddhi in Shabdakalpadrum Dharana Shakti Dhir Medha. बहुश्रुत विषय करणम धारणा यदुक्तम धारणा बुद्धिर गुण विशेष. Moner William interpret this as a mental vigor or power or intelligence. Intelligence is defined as an aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment by Wessler. In 1939, David Wessler introduced his Wessler's adult intelligence scale. I work on its third version. Now its fourth version is present for assessment of intelligence. By Stern, this is defined as general mental adaptability to new problems and new situations of life. Intelligence quotient can be derived from mental age divided by chronological age multiplying by 100.
Classification of intelligence by Terman and Wessler, I chose Wessler's. So Wessler's categorized in between 70 to 85 categorized as below average, and average between scored 86 to 150, above average between 160 and 130, gifted between 130 to 145. And if someone scored greater than 145, he is categorized as genius. Aims and objectives. Demographic survey regarding Raktasar Purush to determine more clear vision on Dhatu Sarta, especially on Raktasarta, to establish between Raktasarta and intelligence or Neha, to assess relation between IQ and hemoglobin level. Methodologization of cases. 522 people randomly selected from in and around area of National Institute of Ayurveda. 522 people, 100 Raktasar individuals. Am I audible? Yes, yes, please continue. Am I audible? Yes, yes, Dr. Durgesh, please continue. 100 Raktasar individuals were found fit for further detail. Selection criteria, inclusion criteria, people aged between 16 to 40 years of either sex, healthy individuals, person willing to participate in study. Criteria, people above 40 years of person with or cognition deficiencies. Discrimination criteria, any acute or severe illness, subjects were not willing to continue the service. Study was conducted in 3 phases. In first phase, quick SAR parikshan with 522 people done to screen out Raktasar people. In second stage, detailed SAR parikshan was done on 100 people to categorize Pravar, Madhyam and our categories. In third and final stage, online Vestas IQ test was done on 100 subjects of each category to assessment of intelligent quotient. In detailed SAR parikshan format, there 8 segments were there. Visual analog scale. In visual analog scale, assessment of unctuousness, redness, luster, radiance was done for, on the parameters as described in Sanhita: ear, eye, face, tongue, nose, lips, palm, etc. For happiness index, Oxford Happiness Questionnaire was used. For Medha assessment, there were 4 questions regarding verbal reasoning and questions. For Manasvita, there were 5 questions were included in a detailed SAR parikshan, and place asahishnutta, ushna asahishnutta, anati balatvam, and metabolic assessment were done for SAR parikshan. Total score was 160. Based on above score, person were categorized in 3 categories. When someone obtained between 90 to 110, it is categorized as our SAR. Score between 111 to 130, categorized in Madhyam SAR, and score obtained greater than 130, categorized as Pravar SAR. For IQ assessment, online test was used in Raktasar Purush. In this online test, there was 20 questions for different fields. Subjects were categorized in below mentioned, as I previously described, classification of Wessler. All of 100 subjects were investigated for CBC for assessment of quality blood. Analytical and statistical Pearson correlation coefficient R was evaluated for relation between different parameters of survey study. Discussion analysis of SAR Lakshan. Sahishnutta is for assessment of bearing
enduring, putting up with, clay for pain, affection, distress, pain from disease or anguish, medha for mental vigor or power, intelligence, wisdom, uddata for rise, turned, lift up, prideful or excited, dhajishnuta, shining, splendid appearance and radiance, rakta is assessment of red crimson, Srimad for beautiful, charming, Manasvita for his self-respecting mind, generosity, Sukumaryata for gentleness, tender and delicacy, Siddhartha for sticky, viscid, slippery, smooth, glossy appearance, Sukha for happy, pleasure, delighted or rejoice, discussion or on observation, high, it may be due to estrogen predominance in female, which produce inhibitory effect on secretion of erythropoietin, and estrogen predominance in male, which stimulate erythropoietin secretion. Sukha, maximum person were found happy because Sukha is one of the characteristics of it may be due to good bal or disease-free state in Raktasar Purush. Visual analog scale. The organ especially Akshi, Jiva, Mukh, Osht, Talu, Pani, Tal were considered in the physical examination of Raktasar. Even today, these are the sites which are used to detect the status of blood in clinical examination. A subject visually has as much characteristics of Raktasar, he will obtain high visual analog scale. IQ assessment. IQ test measure a variety of different type of abilities such as verbal, mathematical, spatial, memory, reasoning. In our study, we found 26% people have above average and IQ after average 64%. It proves that Buddhimatta of Raktasar Purush. Study in vocational aptitude tests have shown that boys obtain superior scores in mechanical aptitude and in science and mathematics, whereas girls obtain higher score in clerical aptitude and language skills. Relation between Raktasarta and IQ is shown that Raktasarta and IQ had significant relationship because this is clear that other cause may be strong bal in Raktasar Purush by which they stay away from disease, and it is well known that healthy mind lives in healthy body. IQ and hemoglobin are not significant. This may be due to small sample size. The finding of other study are iron and scoring adults and both anemic and non-anemic had low scholastic performance in a multi-component test with low IQ score than their non-iron deficient comparators. Iron deficiency independently leads to decreased cognitive scores. Relation between visual analog scale and hemoglobin. Significant results of the relation may be because of visual analog scale has a maximum physical characteristic of Raktasar Purush, which seems more reliable than psychological characteristics. So we can say visual analog scale is more reliable than total score, which include both physical and psychological characteristics. It is also supported from the view that these parts become pale in the anemic patient and rendering with high hemoglobin. Conclusion: demographic studies are focused assessment of our classification. Visual analog processing the physical characteristic of the circle. Physical characteristics are more liable to assess Raktasar factors Sukha, Klesha, Asayashnuta, Masvita, and quality of including hemoglobin, RBNP. Raktasar person have good immunity and disease-free state means Arogyavan and Sukhi. Raktasar Purush with IQ and can get
means they are buddhiman or medhavi. Hemoglobin status of individual has not taken relation to IQ. This relation should be go through a large sample study. This study can be used as a model for standardization for other star and other area of Ayurveda where examination is based on subjective parameters. As results were amazing and experience were also excited, experience for this study. So I decided again to choose this topic of star for my next research work for PhD, and I choose this subject reference to Vyadik Shamatva. This work will first be conducted in two phases. After screening of subjects by quick parikshan, for quick parikshan, subjects were screened out and categorized in our Madhya categories. Then Vyadik Shamatva Pariksha will be done for assessment of Vyadik Shamatva. I try to construct a questionnaire for my vision of my visionary guide. I studied Kriya and I respected the valuable facts of subject matters. Now, this format is in modification process. I hope very soon will be on the table of the research scholar and very helpful for more keen options. As curiosity is the of so keep lighting up your hunger for knowledge. Thank you for listening. A big thank you to Dr. Babita ma'am to provide me such a big platform to present my work, and heartily thank you for meeting me at every moment. Thank you entire coordinating team and the audience. Thank you very much. Over to Dr. Anjani. थैंक यू मैम। कुछ ही समय में आपने रक्त सारता से जुड़ी हमें अनेक इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिली। लाइक रक्त सारता इज हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग RBC and HB, and we can also do understand how to do assessment by verbal, mathematical and memory. Thank you ma'am. Last but not the least, मैं अब मिस महक लिम्बानी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो हमें एप्लीकेशन ऑफ धातु सारता इन चूजिंग करियर इस टॉपिक के बारे में बताएं। महक, आर यू देयर? Yes, Anjani, I'm there and I'm just sharing my document. Is this visible, Anjani ma'am? Yes, it is visible as well as you are audible. Okay, am I visible and audible? Yes, you are visible and audible. All the best. Okay. Good morning, namaskar to all the dignitaries present over here. I hope you all are safe in your home. And I'm Mahak Limbani, BMS first year from Bhau Sahib Mulak Mahavidyalay, Nagpur, is going to present on my topic, that is application of Dhatu Sarta in choosing career. Okay, so let's start my presentation. Going to my topic of presentation, one must know about the Dhatu Sarta, its type, its application, and its basic application too. Already Dr. Sharu Phule ma'am and Dr. Durgesh Nandini Sharma ma'am have explained it in brief and so systematically and so beautifully that here I am just taking a look towards it. So let's start. What is Dhatu Sarta? Dhatu, the 7 constituents of our life, that is the body tissues, and Sarta, the essence of dhatus that provide strength and stability to the body. As told by Acharya Charak, Vishuddhare Dhatu Sarah Uchyate. That means Vishuddhare. Yes, Vishuddhare, the best quality of all the dhatus, is called the Dhatu Sarta. Acharya Charak in its Viman Sthan have beautifully divided the Dhatu Sarta in 8 types, that is Ashtaved Dhatu Sarta, the 7 dhatus and the 8 sattva
that is the mind sartha. Okay, Dhatu sartha influences the outcome of health, career, and socio-economic status, and is so essential to know that whether the individual of whether the Dhatu sartha helps the individual to choose the particular career or branch of education and job thereafter, and whether it helps the individual to know about the disease with which one is likely to suffer or from the disease against which the individual will remain immune. Okay, so coming to my topic of presentation, one must know about its basic application. So its first basic application is in the treatment. From treatment point of view, we know that sartha does not remain constant from birth to death. Genetic design of three dosha. Yes, genetic design of three dosha, that is Prakriti, undergoes changes, never undergoes changes, but opposite to Prakriti, that is the Dhatu sartha, changes. Okay, and we know that anything that changes needs to be balanced, and for balancing we must know its state, and for knowing it, Acharya Charak has very beautifully classified the Dhatu sartha in its Viman sthan into Uttam, Madhyam and Heen sartha, that is Pravar, Madhyam and Heen Avar sartha. Okay, that is now let's know about the three types. That is the Uttam sartha are excellent with a good physical efficiency index, while the Madhyam sartha person have low or average physical efficiency index, and the Heen sartha individual have the least, or we can say that they have low or poor efficiency index. And by knowing about the Heen or the Avar sartha, the chikitsak or the, we can say, the physician can give proper treatment to balance it. Moving ahead towards its second application, and its second application is in Vyadhi Shamatva. In Vyadhi Shamatva, as in Ayurveda, it is said that the Dhatu sartha examination is done to know the real physical strength of the individual. As looking at only physical build of the patient does not give the idea of his real physical strength. Acharya Charak has also said that only looking at the body size and body characters, one should not guess about its physical strength, that is the bulk. Instead, thick looking person may actually be weak and thin looking person may actually be strong enough. As it is said that Piplika Bhar Harvat Siddhi, which denotes that small looking ends can carry much more weight than their original size. And we know that this bal is actually dependent upon Vyadhi Shamatva, that is the Rog Pratikarak Shakti. And in turn, the Vyadhi Shamatva, that is the Rog Pratikarak Shakti, is dependent upon one's oj, that is if the finest quality of the oj. As it is said by Balam Hayalam Nigrahya Doshanam Balakruch Tata. And the finest quality of the oj depends upon the finest quality of the dhatus. So here we can conclude that one's bal directly or indirectly depends upon the finest or the best quality of the dhatus. Its third application lies in the pregnancy, that is Dhatu Sar examination is important in pregnant women for proper nourishment of growing fetus. Yes, it is also important in pregnancy. So now I think I have discussed all the basic applications of the Dhatu Sartha. Moving ahead lies the application of Dhatu Sartha in choosing career. So first is the Ras, that is the Tvaka Sartha. As the Rasasar individual enjoys the excellence of Ras Dhatu and naturally endowed with health and longevity, will be protected from nutritional deficiency disorders and anemia, that is Pandu Rog in Ayurveda. They will full of energy and enthusiasm. On account of good nutrition, Rasasar individual is likely to excel in all walks of their life and especially the educational field, and will make money out of it. With their radiant look and charming personality, they can opt for career in management courses like company secretary, hospitality services. With their learning part, that is buddhi, as told by Acharya Charak, good fortune, saubhagyavan, and health, that is arogya sampan, they can be good teachers, mathematicians, and among doctors, they can excel as great dermatologists, cardiologists, and cardiothoracic surgeons. Due to one of the quality of cheerfulness, that is praharsh, they can be good artists, authors too. So this was about the Rasasartha, its qualities, and how we can apply qualities in choosing our career.
Moving ahead lies the second Sarta, that is the Rakta Sarta. Due to excellence of Rakta Dhatu, this type of individual will be protected from blood disorders. They have sharp intelligence. Yes, they have very sharp intelligence, as said by Acharya Charak, that is Udvitam Medham, due to which they can excel in educational field like technology, science, and research. And among doctors, they can be good neurologists, cardiologists, and psychiatrists. Due to good personalities, that is Saukumarya, and facial look, that is Snigdha Raktavarna, they can do modeling too. Due to short temperness, that is Manasitvam, as told by Acharya Charak, and intelligence power, they can be ambassadors, foreign language experts, and so on. So this was about the Raktasar individuals and their occupations. Moving ahead lies the third Sarta, that is the Mansa Sarta. On account of their good qualities like good memory, forgiveness, that is Shama, a lack of greed, a lawyer, educational excellence, Vidya Sampan, they can be leaders, industrialists like Ambani, social servants, rheumatologists, oncologists, and oncosurgeons, as they are Achidgratram. Ji haan, as told by Acharya Shushruta, they have one of the qualities of Achidgratram, that is मांसर व्यक्ति के शरीर पर छिद्र या गड्ढे नहीं होते हैं और दृढ़ अस्थि संधि अर्थात उनके अस्थि तथा अस्थि संधि मांस धातु से पूर्णतः ढके हुए रहते हैं, and they are equipped with firm, heavy and good looking muscles, and they are so they can be good gym trainer, bodyguards, sportsmen, boxer, and so on. So I hope you are understanding about the Dhatu Sarta and its application towards choosing the career. The fourth Sarta is the Med Dhatu Sarta. Medsar individual enjoys excellence of Med Dhatu and will be protected from the nutritional deficiency disorders. But on account of delacy, they cannot do hard work. As it is said by Acharya Charak that they have one of the qualities of Ayas Ashishnavu, and their quality and due to this very much quality, they may suffer from hyperlipidemia, obesity, metabolic syndrome, diabetes, and ischemic heart disease due to increasement of sneha dhatu, that is Med dhatu, in their body. And due to this very quality of Medasa individual, they can be or they can do sedentary businesses like shop owner, store owner, income tax officer. According to Acharya Shushrut's given lakshan of melodious voice, they can be good singers too. Moving ahead lies the fifth Sar, that is the Asti Sar individual. The Asti Sar individual are believed to have strong bones, and yes, they are equipped with strong bones. Asti Sar individual are protected from bone and joint disorders like osteoporosis and will not suffer early from them as compared to others. On account of strong bones, large nails, teeth, they have large head and shoulder, that is Mahashir Skanda, as told by Acharya Shushrut. Activeness, Kriyavanta, high endurance, enthusiasm, that is Mahotsaha, they can do hard work and may opt for businesses or jobs that require high degree of alertness like military, scientist, athletes, football player, and among doctors, they can be orthopedic or veterinary surgeons. So this was about the Asti Sarta and how we can choose career and how we can choose our career if we are Asti Sarta individual. And moving ahead lies the sixth Sarta, that is the Majja Sarta. Majja Sarta individuals are lean to moderate build. जी हाँ, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, अर्थात आम मनुष्य के जैसे दिखते हैं, but they can lift the weight much bigger than their size. Due to soft organs, that is mriduang, complexion, snigdhavan, big eyes, mahanetra, and they can be actors, artists. As told by Acharya Charak, they have snigdhaswar, so they can be good singers. They are Vigyan Bhaj, that is high memory, Vritta Bhaj, that is wealth, and Samman Bhaj, they have respect, so they can be advocates too. So moving ahead lies the Shukra Sarta. So the Shukra Sar individual enjoys excellence of Shukra Dhatu and will not suffer from impotency or infertility, or yes, we can say that they would not suffer from infertility,
as Shukras are individual due to their good charming personality, Soumya, charm looking, that is Soumya Pekshana, eyes as if filled with milk, Shirapurna Lochan. They can be fashion designers, artists, owners of big group or business empire, and they are Stri Priya, that is liked by women, Balvanta, Sukha, Aishwarya Sampan, Arogya Sampan, and live a lavish lifestyle. Among doctors, they can excel as gynecologists and andrologists. And moving towards the last sartha, that is the sattva sartha, the mind sartha. And in our society, this sartha is very much lacking nowadays. And now let's discuss about its occupation. So the sattvasa individuals are endowed with good mental qualities, and they stay away from the factors that cause intellectual balfacy, and they are protected against the physiological disorders, and honesty, loyalty, gratefulness are their qualities, and they can use these qualities for choosing their career. So they can become great sons, theophists, personal secretaries, and company secretaries and missionaries. So this was Sattva Sartha. So I hope that you all have understood about the qualities and how we can apply these qualities in choosing our career. So this was about the Dhatu Sartha and choosing and its application in choosing our career. I hope you have all liked it, and so I would like to end my presentation here. So yes, thank you to the team वैद्य मित्रम. मैं तहे दिल से टीम वैद्य मित्रम और सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने अपने कीमती वक्त निकाल के मुझे सुना, मेरे प्रेजेंटेशन को देखा. और मैं स्पेशल थैंक्स डॉक्टर APS चौहान सर और डॉक्टर बबीता मैम को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा नेशनल प्लेटफॉर्म दिया मेरे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए. और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर निर्मला मैम, हमारे कॉलेज के HOD और हमारा पूरा कॉलेज का स्टाफ जिन्होंने मुझे मदद की. और थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स जो अभी मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू महक. Your slides and presentations both are amazing. I hope इसे देखने के बाद अब सभी को समझ आया होगा कि वे कैसे अपना करियर धातु सारथा में बना सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. थोड़ी नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो होती ही रहती है, पर फिर भी डॉक्टर शरायु फूले मैम हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं. मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करें. Please, ma'am, continue. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Thank you. I'm residing in hilly area of Konkan of Maharashtra, so there are connectivity issue. That's why I have to switch off my video and we will discuss audio only. And my screen is sharing there? Yes, ma'am. Yes. Okay. यस बीच में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी, लेकिन अभी शुरू हो जाते हैं. अभी तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करवाया और उसने बहुत से पॉइंट डिस्कस भी किए हैं. अभी जो भी रिमेनिंग है और उसका लॉजिक क्या है तो उसे हम देख लेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम रससारता के बारे में बात कर रहे थे. ओके, Am I audible? Yes, Dr. Phule, slide show कर लीजिए please. Screen presentation. Yes, कर लिया. Okay. देखिए, Dr. Phule, जैसे कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है, वैसे ही आजकल नेट कनेक्टिविटी की लीला भी अपरंपार है. वो अपन सबके किसी के उसमें नहीं है. So please continue. Once again, welcome. Okay. सो रससारता में हमें क्या फोकस करना है, तो रससारता की ब्यूटी क्या है. रससारता में सबसे बहुत बढ़िया चीज ये है कि प्रीणन कर्मा, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दैट प्रीणन कर्मा इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्किन एंड थ्रू प्रसन्नत्व एज वेल एज सप्रभवेचत्व. So what is beauty of Rasasartha? These persons have a good external quality of Prinan Karma. So their skin remains that much fresh, that much charm till end of the day. Though they work for many hours, though they continuously work, but still they are that much fresh at the end of the day. And even if their
skip their meal, if they क्या कहते हैं फास्टिंग स्टेज पे भी हो, फिर भी उनकी जो प्रीणन कर्म है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है, वो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो प्रसन्नत्व एज वेल एज सप्रभवेत्व, lustrous, fresh, charming skin. It is a beauty of Rasasartha. And that Pridana Karma, it is at the level of Indriya also, it is at the level of Manas level also. So these persons are always happy, they remain happy. They make their environment, surrounding environment happy, and they are having good fortune. They are having good auspicious fortune and prosperous nature, as well as Upabhoga Priya. This focused here, that the Rasasar person are pleasure seeking. They will enjoy their life, and whatever may be the situation, they will come out of that and they happily enjoy their life. So pleasure seeking and enjoyment, it is a beauty of Rasasartha because of the continuous flawless process of Prinana Karma in their Indriya as well as Manas level. Buddhi, Vidya, all these are the beautiful karmas are there due to again Prinana Karma, good Prinana Karma in Indriya level. Here I always give the example to first year students that some physiological practical are very क्या कहते हैं tedious job. For example, counting WBC, counting RBC, counting and all that, and student exhaust हो जाते हैं, क्या मैडम बहुत ही difficult हो रहा है. If you are assessed, you will enjoy, though the work is tedious, though the abhyas or study is tedious, but Rasasar person stick to their study and they will enjoy the study also. And Arogya, in case of Arogya, there are 2 points we have to discuss here. Rogarahita and Shadyakshata Prarohascha. What is Arogya Rasasartha? Acharya Ashta Samhita, they have explained that Kashyapa explains detox is quality of bone healing. So this is Arogya Rasasartha. That the dhatu is that much good that they are devoid of, even though there is some good healing acid. And same we can apply to the next dhatu also, that arogya of that particular dhatu is good. In case of rakta dhatu, arogya of rakta dhatu is good. So these people, these persons may not suffer from diseases of dhatu. In case of musa dhatu, their arogya अच्छा है, तो मांस धातु की वृद्धि से ज्यादा अफेक्ट नहीं हो. आई थिंक मैडम फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं. आज हम लोग का बैड लक. हेलो मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ मैडम सुनाई दे रहा है जी, बोला मैडम, लेकिन स्क्रीन शेयर बंद हो गया है. कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा समझा दीजिए यार. ओके, तो हम ऑलरेडी समझा रहे हैं. हाँ यस यस, ठीक है. Okay, Atto Vipastu, one more point I would like to focus here. Rasaratva. Rasaratu asar है तो क्या क्या है? तो मेरे को भारती ने मैसेज भेज दिया, कॉलेज की लिंक मेरे चालू है, मतलब मेरे को पे लग रहा. साहिल म्यूट हो जाए प्लीज. ओके कंटिन्यू प्लीज. Am I audible? यस यस. रक्तसारत्व, हाँ, जो है वो रक्त बना रहते हैं, रेड गुड कॉम्प्लेक्शन रहता है उनका. कि वो श्रीमद भाजिष्णु कर्ण अक्षी मुख जिह्वा नासा ये जो ऑर्गन्स है वो श्रीमद भाजिष्णु आरक्त वर्ण रहते हैं, स्निग्ध आरक्त वर्ण. Am I audible? Yes, ma'am.
आई थिंक अंजलि हम स्टार्ट करें। हमारे पास चेयर पर्सन है डॉक्टर सीआर पाटिल सर, जो बहुत ही अनुभवी और कहना चाहिए क्रियाशारी डिपार्टमेंट के एक हमारे बहुत ही लर्नेड और एमिनेंट पर्सनालिटी हैं। तो हम चाहेंगे कि सर को इनवाइट करते हैं, जब तक यदि शरायु मैडम के यहाँ पावर कट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो हम उसको फिर से रिजॉइन करवाएंगे, प्लीज। जी ओके मैडम, बबीता मैडम सुन रही है आप? जी सर, बिल्कुल वेलकम, हार्दिक स्वागत है आपका। ओके ओके, बहुत दिक्कतें आ रही है, अभी झेल रहा हूँ। जी ये साउथ महाराष्ट्र में जी। ये स्टॉर्मी का ये है सब, ओ तो इसीलिए ये दिक्कतें आ रही है। मैं भी जी इसी जी एरिया जी में हूँ, तो जी, बिल्कुल नेचर से हमें एडजस्ट करके आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। हाँ, मैं अभी अभी दिल्ली के आयुष दर्पण से ही जुड़ा हुआ था इससे पहले। जी, आज वहाँ का टॉपिक भी यही रिसर्च के बारे में था, बहुत और बढ़िया। मुझे आपने इनवाइट किया धातु शारदा के बारे में, जो जी मेरा बहुत ही प्रिय टॉपिक है। जी मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूं कि जी आपने यूजी से पीएचडी तक दोनों जी रिसर्चर्स को एक ही प्लेटफॉर्म। जी। मुझे लगता है पाटिल सर को भी नेट कनेक्टिविटी इजाजत नहीं दे रही है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। मौका दे, फिर भी जी एचडी नहीं सर, जी सर। देता, और आपने ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं आपकी बहुत ही इसकी सराहना करता हूँ। और आगे ये सब सोचे कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में अगर प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से, मेरा एक किस्सा शेयर करता हूँ। जब मैं फाइनल ईयर में था जी सातारा कॉलेज, आप सुन रहे हैं ना? हाँ सर, सुनाई दे रहा है, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। सातारा कॉलेज में था मैं। तो जी मेरे गुरुजन थे डॉक्टर फड़के, गोवा फड़के पुराने वैद्य जी थे, जो लता मंगेशकर के पर्सनल वैद्य जी थे। जी ईयर में हमें क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के लिए कंपल्शन किया था। जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे क्लासरूम में 5 मिनट आपका लेक्चर, तब तक मैं आपको फाइनल एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। तो ये एक बहुत टेंशन वाली बात थी। तो 7 दिन या 10 दिन तक मैं उस पर काम करता रहा। डिसीज था, मुझे अभी भी याद है, तमक श्वास। और जब मैं स्टेज पे खड़ा हो गया तो पाँव हिलने लगे, मुंह सूख गया, और जो 8 दिन काम किया था वो 8 मिनट भी टिक नहीं पाया। फिर भी उस वक्त का अनुभव मुझे आगे टीचर होने के बाद बहुत ही फायदेमंद हुआ, कि जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं करते तब तक आपको करेज नहीं मिलता। मैं आप सबका, डॉक्टर चौहान सर है, मिश्रा मैडम है, सबका आभारी हूँ। ये आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है सातु सारता, इसमें मैं पहले से सुनता आ रहा हूँ विथ ब्रेक डेफिनेटली। फिर भी मैं सबकी तारीफ ही करूंगा। पहले मैं थोड़ा बात कर लूंगा कि दुर्गेश नंदिनी मैडम है, जिनके साथ मैंने जयपुर में एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था। उससे पहले वहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था पीएचडी सब्जेक्ट का। उस वक्त मैंने उनसे बात की थी। आज का उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्प्रेस, उनकी काम करने की जो मेथड है मुझे बहुत अच्छी लगी। यादव सर को भी मैं लास्ट 10 ईयर से जुड़ा हूँ। हमारे ख्याल मिलते जुलते रहते हैं। हर बार हम किसी न किसी बात पे जब आते हैं तो मुझे जयपुर की याद आती है, जहां मैं पहली बार पीएचडी स्कॉलर, अभी के जो सीसीएम कॉलेज के यहाँ एचओडी है क्रियाशारी, वहाँ की जो क्रियाशारी डिपार्टमेंट की जो नींव है, और वो जगह हो रहा है, मैं ऐसे ही मानता हूँ वो, और बीएचयू में कि दोनों जगह क्रियाशारी, बाकी तो आयुर्वेद के है ही ये, लेकिन क्रियाशारी ये दोनों जगह बहुत ही बेस से या फंडामेंटल से काम हो रहा है। कुछ न कुछ
वहाँ रिसर्च अच्छी तरह से हो रहा है, जहाँ से बच्चे सीखे, हम टीचर्स इतने बहुत सारे टीचर्स जुड़ गए हैं। इस बारे में हमने अगर देखा तो जो आउटपुट्स आते हैं, जो हमारे सामने बातें आती है, नए नए रिसर्च आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक लगता है आज का जो सुबह का जो एक सेशन था आयु दर्पण का, रिसर्च इन क्रिया शरीर, तो वह मुझे ये सब पूरा हिस्ट्री याद आ गई कि कैसे हम आगे जा रहे हैं। जब हम काम करते थे 30 साल पहले, तो उस वक्त की बात और आज की बात कितना सब बदल गया है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के ये डिफिकल्टी सिचुएशन में आयुर्वेद का हमें जो योगदान मिल रहा है, और हमारे रिसर्चर्स लोगों की रक्षा के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत सराहनीय है, जिसमें हम क्रिया शरीर के लोग भी हर जगह अपने स्टूडेंट्स हैं। अभी तो मेरे कम से कम 1200 या 1500 स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं, कम्युनिटी में है, कोई टीचर्स है, कोई प्रिंसिपल है, कोई रिसर्चर्स है, बहुत जगह काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा है, हर जगह के मुझे बैकअप मिल रहे हैं। तो कैसा चल रहा है, तो कहते हैं कि बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज without basic knowledge you can stand firmly in your position. सो ये बेसिक नॉलेज की जब हम बात करेंगे तो क्रिया शरीर का ही नाम आगे आएगा, क्योंकि रचना में सब रचनात्मक बातें रहती है, तो क्रिया शरीर में पूरी फंक्शनल बातें रहती है। और चिकित्सा ये कोई एक ही बात है कि या भी क्रिया भी जायते समा सा क्रिया सा चिकित्सा उच्यते, यानी कि जो भी शरीर में क्रियाएं होती है वो क्रिया साम्यावस्था में लाना, इसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। तो हमारे शारीरिक क्रिया के हर एक टीचर एक चिकित्सक है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन हो या ट्रीटमेंट या रोगी की चिकित्सा की बात करें तो उस बारे में। तो आज का ये टॉपिक हम इस दृष्टि से देखें, प्रिवेंशन और चिकित्सा। तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि प्रिवेंशन के बारे में हमें सारता का विचार मैंने पहली बार मैंने किया था अपने पूना के भारतीय विद्यापीठ के डायस पर भी मैंने इस पे बात की थी। आज फिर और जो नंदिनी मैडम ने रखा है कि जो त्रिविध सारता है, तज्ञों में और सोच समझ में एक गफलत आती है कि असारता और अल्पसारता या हीन सारता एक ही बात है। मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये बहुत जगह ये गलतियां हो रही है, और ये हमें देखिए, जब हम असारता की बात करते हैं तो विपरीतस्तु असारः, जो भी सार लक्षण हमें ग्रंथों में दिए हैं उस लक्षण के विपरीत जो लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे उसे हम असार कहेंगे। सार मिलेगा, मध्यम या हीन या अल्प सार मिलेगा। तो अल्प होगे। यहाँ असारता और सारता में ये भिन्नता में रखनी चाहिए कि जो कम लक्षण है, जो गुणों की बात करें तो कम गुण व्यक्त होते हैं जहां धातु के, और वो क्रियाशील होता है उसे हम अल्पसार कहते हैं। जो जिसे हम सुपरलेटिव कहते हैं तो उसे हम उत्तम व्यक्त होता है उसे हम मध्यम सार कहते हैं। आप स्टैटिस्टिकल बात करेंगे तो आप उसको पैरामीटर लगाइए, अबव 80 बोलिए उत्तम सार को, या अबव 60 बोलिए मध्यम सार को, या बिलो 30 बोलिए हीन सार को या अल्प सार को। कोई ना कोई असार के लक्षण जरूर पाए जाएंगे। ना पड़ेगा कि जैसे हम सार की परीक्षा करेंगे उसी वक्त उसके साथ ही हम असार की भी परीक्षण करने चाहिए। हाँ, ग्रंथों में असार के कोई भी लक्षण नहीं है, ये हमें खुद ढूंढने होंगे। कैसे हम ढूंढेंगे? अभी नहीं चलती।
विपरीतस्तु असारा, विपरीत लक्षण तो अगणित होंगे ले सकते हैं। वृद्धि क्षय लक्षण बोलेंगे। जब धातु साम्यावस्था में रहेंगे तो उनको हम प्राकृत धातु कहेंगे, लेकिन उनमें जब वृद्धि होगी या क्षय होगी तो उन्हें हम असम्यक या विषम बोलेंगे। जब ये वृद्धि षट क्रिया काल के सोचने से जब वो आगे अपने स्थान छोड़कर अन्य स्थानों में जाएंगे और वहां वृद्ध होंगे, तब वो निदान में जाएंगे षट क्रिया काल के और व्याधि उत्पन्न करेंगे। लेकिन वो स्वयं ही अपने आप प्राकृत हो जाएंगे तो ये सार के नियम या अपने क्रिया शारीर के नियम से, जैसे क्षय वृद्धि प्रशम प्रसर, इसमें से वो प्रशम हो जाएंगे और उस व्यक्ति में कोई भी डिसीज की लक्षण नहीं दिख पाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि कोरोना के बारे में हम जब देखेंगे तो कोई कोई व्यक्ति में कुछ टेम्परेचर आता है, कुछ खांसी आती है, सर्दी आती है और बाद में वो अपने आप कम होता है या थोड़ी सी दवा लेने से कम होता है। लेकिन कई कई लोगों को वो इंटेंसिटी केयर यूनिट में एडमिट करना पड़ता है। ये दोनों को तरफ हम देख लेंगे तो जिसकी धातु बल अच्छा होगा या इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसे प्राकृत अवस्था में दोष आएंगे तो उसका वो अपने आप ठीक हो जाएगा, जिसे हम प्राकृत क्षय वृद्धि बोलेंगे। लेकिन जब उसको चिकित्सा करनी पड़ेगी जो या इंटेंसिव ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी तो उसे हम व्याधि बोलेंगे, जैसे वो वायरल अभी कोरोना का है। तो इसी हिसाब से हम सारत्व की बात करेंगे तो असारता के लक्षण जब हम अच्छी तरह से ढूंढेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास जब कोई रुग्ण आएगा चिकित्सा के लिए ही आएगा, कोई ऐसा यूं ही नहीं आता कि मुझे आपसे मिलना है, आपके हाल हवाल पूछने हैं, खुशी आप कैसे हैं, तो आपके पास वो चिकित्सा के लिए आएगा। तो जब चिकित्सा के लिए आएगा तो हम उसके प्राकृत परीक्षण से क्या करेंगे, वो तो उसे मालूम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो कुछ बिगड़ा हुआ है वो ढूंढने के लिए हमारे पास आएगा। इस वक्त हमें सारता परीक्षण में उत्तम सार या मध्यम सार या अल्प सार के बजाय उसमें असार क्या है ये देखना पड़ेगा। आपको पता है कि जो धातु दुर्बल होगा वही व्याधि हो जाएंगे। मानिए एक रससार दुर्बल हो गया तो उसमें आपको क्षय या वृद्धि के लक्षण पाएंगे, तो आपको रस असार लक्षण क्या होंगे, जैसे तृष्णा होगी या जब उसको ये थकान महसूस होगी या त्वचा या स्किन पे कुछ झुर्रियां आएंगी। ऐसे लक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये रसासार इसमें कितना है। क्योंकि आगे हम रसायन चिकित्सा जब करेंगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करेंगे, तो आज हम देखते हैं कोरोना से बचने के लिए हमें आयुर्वेद के रसायन कर्म करने चाहिए। जब ये सोचेंगे तो ये रसायन कर्म पूरी तरह धातुसार पर निर्भर रहेगा। क्यों, कौन से धातु के पर रसायन कर्म करना चाहिए, तो हमें सिलेक्शन ऑफ धातु वही करना चाहिए जो असार हो या दुर्बल हो, और वो दुर्बल धातु ही अपने शरीर में व्याधि बढ़ाएंगे। अगर हम आज की कोविड की बात करेंगे तो हम अष्टविध सार में सबसे पहले सोचेंगे जो ज्वर लक्षण दिखाई दिया है जो है रक्त। उसके बाद हम रस भी, क्योंकि रस और रक्त तो चरक ने एक ही जगह लगाया तो रस रक्त की पहली बात होगी। फिर बल की बात आएगी तो उसमें हम मांस का विचार करना चाहिए, मांसाहारता का, जो तन से भी दुर्बल होगा उसमें भी, क्योंकि लंग्स दुर्बल है तो उसमें हमें यह ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड मिलेगा इस तरह से। तो ये आएगा और बाद में जो लास्ट में आएगा वो ओज आएगा। ये सब अष्टविध सार के बाद में आने वाला, ये लास्ट सत्व सार आएगा, आठवां, जो मन की बात कहेंगे, क्योंकि डरे हुए लोगों को कोरोना ज्यादा होता है। ये आज हम देख रहे हैं, आज की जो डर गया वो मर गया, आज वैसे ही हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जिसकी मानसिक बल भी अच्छा है तो हम जरूर उसमें सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मनोदुर्बलता होगी तो उस पर भी रसायन कर्म बताया है। तो ये अष्टविध सार में सत्व सार की बात करें या रस सार से शुक्र सार की बात करें, हमारे शरीर में जो भी दुर्बल धातु होगा वो धातु ढूंढ के, उसके असार लक्षण ढूंढ के उस पे हमें ध्यान देकर रसायन कर्म या उसमें जो भी करना है, आहार हो या विहार हो या उसकी लाइफलाइन हो या कोई, हर बात में ध्यान देकर हमें ये फाइनल करना होगा कि ये कौन सा उसमें अच्छा रसायन एक्ट होगा। आज जैसे हर कोई बोल रहा है इसमें ज्येष्ठवत दीजिए, इसमें अश्वगंधा दीजिए
या गुड़ुची दीजिए, ये हर एक पर काम नहीं करेगा। ऐसे आयुर्वेद में नहीं है। मॉडर्न में है नमक की चूल्हे भरो तो ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में हर एक के अलग अलग शरीर में अलग अलग द्रव्य का काम होगा, और वो कैसे होगा, किसमें होगा, किसमें नहीं होगा, ये अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें सार असार परीक्षण का महत्व हमारे सामने फोकस होगा, जिसके कारण हम ये इजी ढूंढ रहेंगे या ढूंढेंगे कि हमें किस पे फोकस करना है, और उसको कौन से परफेक्ट या लाइफ सेविंग सपोर्ट हो, या आहार हो, या उसके विहार के लक्षण हो, या कोई उसको आज से बचने के लिए उपाय हो, वो फाइनलाइज करने के लिए हम उस पर गौर करना होगा। और ये आज के दौर में हमारे धातु सारता के परीक्षण, तो आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया, मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये टॉपिक पे आपने इतना कंसंट्रेट किया है। हाँ, कितने लोग जुड़े हुए हैं, इससे ज्यादा कितने लोगों तक हम ये पहुंचा सकते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसको हम कहेंगे, और ये लोगों तक पहुंचा दीजिए। और सिंपल टेस्ट है, आप भी देखिए, इसके जरूरत नहीं है कि आधा आधा घंटा आपको सारा परीक्षण के लिए बैठना पड़ेगा। आपको मालूम है सबको कि हर एक धातु का एक मूल अंग होता है, जिसे हम स्रोतोस का मूल स्रोत ये कहेंगे, जो कोई अवयव या स्रोतोस रहेगा, और उस स्रोतोस के हिसाब से हर एक धातु स्रोतोस और जिह्वा है, ऐसे रक्त व स्रोतस, यकृत प्लीहा है, त्वचा है, ऐसे हर एक स्रोतस के हर एक धातु सार पहचानने के लिए प्रमुख अंग है। उन पे आप ध्यान दे तो मूर्त लक्षण आपको जल्दी पहचानने आएंगे, जिसके कारण हम देख सकेंगे कि इसमें और क्या देखना है, हमें कौन से अंग पे उसके असर कम है या उसके दुर्बलता दिखाई दे, उससे हम पहचान जाएंगे ये असार है, रक्त असार है या मांस आसार है। कृषि व्यक्ति दिखाई दिया तो उसको कोई पहलवान थोड़ी बोलेगा, उसको ही मांस आसार ही हम बोलेंगे, क्योंकि हाँ, आगे आगे जाके हमें वो कंफर्म भी करना है। जैसे कि अभी फुले मैडम ने कहा था कि जो दिखता है वैसे होता नहीं, जैसे हाथी और चींटी लिया तो सबसे बलवान कौन है, हम कहेंगे हाथी नहीं, सुश्रुत कहते हैं चींटी, क्योंकि हाथी अपने शरीर से दुगुना ही ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन चींटी अपने से ज्यादा 100 गुना अधिक ये बोझ उठा सकती है। इस तरह से उसके बाद हम अमूर्त लक्षणों के ज्यादा ध्यान दें, और वो हमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही और क्वेश्चनरीज, इसके सहायता से हमें वो ढूंढ के जो कुछ 2-4 सवालों के बाद हमें पता चलता है कि उसमें कौन सा दुर्बलता है, और सृष्टि के हिसाब से हमें दोषों की तो और धातुओं के हमें तो रिलेशंस मालूम है, जैसे कि वात और अस्थि है, और जैसे पित्त और रक्त है, और कफ और रस है। तो ये अगर हमने देख लिया तो कौन से दोष बड़ा हुआ है, उसके कारण कौन सा धातु उसमें सफर होगा, ये हम पहले बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस हिसाब से कम ये 3 धातु जो आश्चर्य भाव में देखते हैं, उन पे हमने गौर किया तो हम क्विक पहचान सकते हैं कि असारता ये कौन सी है। और थोड़ी और हमने स्टडी करने के बाद हम देख लेंगे कि उसका एक आउटलाइन या चार्ट मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट का पार्ट तो आगे आप क्रिया चिकित्सा में देखेंगे। इस हिसाब से हम आप आगे जाके सारता का ये दशविध परीक्षा भाव में उसका वेटेज देख के आप जरूर उसमें उसके यूज करेंगे। और जो महक लिम्बेनी ने कहा उस पे और मैं लास्ट वर्ड में फोकस करूंगा कि आज के दौर में सारता परीक्षण में सिलेक्शन ऑफ योर अध्यवसाय या जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मायने रखता है। हर एक व्यक्ति, जब आप बड़े होने के या काम करते हो इसको पूछ लिया जाए तो कभी भी कोई भी अपने काम में खुश नहीं रहता। वो कहता है अगर मैं वो बनता तो रहता, अगर मैं ये बनता तो अच्छा रहता, मैं अपने काम में खुश नहीं हूँ। इसकी क्या कारण हो? इसका एक ही कारण मुझे ध्यान में आता है, जो आपको पसंद था वो उस वक्त आपको करने के लिए नहीं मिला। जॉब हो मेनली, आप रास्ते पे चल पड़े। आज
रोजी रोटी कमाने के लिए उस पर आप काम करते हैं, बस ये है। लेकिन अगर देख लीजिए, अगर आपके हिसाब से आपको काम मिल गया जो आपके लाइकिंग से, तो आप उसमें बहुत खुश हो सकते हैं। जो फुले मैडम ने जो हमें आइडॉल्स बताए थे, वो उनमें टॉप क्यों गए? उसका एक ही कारण है, जो उनको पसंद था वो उनको करने के लिए उनके माता पिता ने अलाउ किया, उनके वैसे गुरु मिल गए और वो सक्सेस हो गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही आती है, माता पिता ठोस देते हैं, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तो बच्चे के मन में कुछ और रहता है, कहीं उसको स्पोर्ट्समैन बनना होता है, कभी उसको चित्रकार बनना होता है, या कोई उसको फिल्म लाइन में जाना होता है, उसको ये करने नहीं मिलता और वो अपने काम में अच्छी तरह से सक्सेस नहीं होता। तो अगर बच्चों की जब वो पढ़ाई के दिनों में, शुरुआत के दिनों में उनकी लाइकिंग देखनी हो, तो आपको ये सारांश परीक्षण के सहायता से आपको उसकी लाइकिंग आप देख सकेंगे, एनालाइज करेंगे और उनके माता पिता उनको गाइडलाइन दे सकेंगे कि उसको ये आगे जाके उसको सक्सेस के लिए ये चॉइस है, और उसकी नेचुरल लाइकिंग देख के उसको उसमें अलाउ कीजिए, ताकि वो बच्चा आगे जाके अच्छा सक्सेसफुल हो और अच्छा एक अच्छा नागरिक हो सके। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ बबीता मैडम, आप, चौहान सर, निर्मला मैडम, आपने मुझे मौका दिया और मुझे कुछ आपसे शेयर करने के लिए। इतनी डिफिकल्टीज होने के बाद भी मैं मिश्रा मैडम का आभारी हूँ, ये डट के फाइट कर रही है, सबको फिर से जुड़ा रही है, तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने छोटा सा मेरा स्पीच यहाँ खत्म करूँ। यस सर, मैं मिश्रा आपके लिए मैडम। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जरूर जरूर। ईश्वर ने भी कीमती यस। रत्न गिनती के बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच उपस्थित है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान अभी बाकी है। ये तुझको क्यों लगता कि तू उड़ने के काबिल नहीं? सच तो ये है, तेरे पंखों में उड़ान अभी बाकी है। मैं पुनः हमारे आज की एस्टीम्ड कीनोट स्पीकर मैम, प्रेजेंटर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे साथ अपना इंफॉर्मेटिव सेशन में अपना योगदान दिया, और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही एक महान व्यक्तित्व की पहचान है। Now moving on next. Today's smooth conduction of program is possible with the help of Dr. Punita Sharma ma'am. मैम हमारी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। मैं चाहूंगी कि मैम आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर पुनीता मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? सबसे पहले मैं सभी डिग्निटरीज जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको मेरा सादर नमस्कार, और मैं ई वैद्य मित्रम प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं यहाँ पे उनकी टीम मेंबर बनकर यहाँ पे काम कर सकूं। इसके लिए मैं डॉक्टर APS चौहान सर और डॉक्टर बबीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ ही मुझे ई वैद्य मित्रम टीम के साथ काम करके बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस मिला, और जो आज का टॉपिक था धातु सारता पर, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक था। यहाँ पर डॉक्टर CR पाटिल सर से हमें बहुत अच्छा असारता पे जानने को मिला। धातु सारता तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम जनरली पढ़ते रहते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट आज जो असारता के बारे में उन्होंने बताया वो एक बहुत अच्छा, एक न्यू एस्पेक्ट जो था वो मुझे जानने को मिला। इसके अलावा डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी मैम का, बॉस का भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रेजेंटेशन था जो मुझे सुनने को मिला, जिससे मैंने बहुत नई चीजें सीखी। और डॉक्टर महक लिम्बानी का भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो उन्होंने भी जैसे डिफरेंट कैरियर्स जो हम चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू धातु सारता,
वो जो उन्होंने बताया वो एक बहुत अच्छा एक नया एस्पेक्ट एक आयुर्वेद के क्षेत्र में किस तरह से एक नया स्कोप मतलब हम डेवलप कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी जो है एक चीज है यहाँ पे। इसके अलावा मैं एक अपना व्यू शेयर करना चाहूंगी। हमारी एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें डॉक्टर परम आदरणीय बनवारी लाल गौड़ सर ने हमें धातु सारता के बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं, तो वो जो है वो पॉइंट मैं मानती हूँ कि एक यूनिक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ आप लोग सब लोगों के साथ। जो सारता का अर्थ है तो उसका अर्थ है विशुद्ध तरल धातु, जो आचार्य चक्रपाणी ने बताया है। तो यहाँ पर विशुद्ध तरल बोला गया है, मतलब यहाँ पर विशुद्धतम भी बोला जा सकता था, या कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ पर विशुद्धतम क्यों नहीं बोला गया है। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं तो जब हम ओज की डेफिनेशन को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ओज अस्तु तेजो धातु नाम शुक्र अंता नाम परम समृतम। तो वहां पर परम जो है, परम सार जो है वो धातुओं का उसको ओज को बोला गया है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ये जो है नॉलेज वो मैं शेयर करना चाहती थी, और इसी नॉलेज को बाद में डॉक्टर CR यादव सर ने हमसे डिस्कस किया और इस पे और भी अच्छे मतलब डिस्कशन हुआ। तो ये जो मंच मुझे आज मिला तो मैंने यहाँ पर ये नॉलेज शेयर करना सही समझा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया है। उसके अलावा ई वैद्य मित्रम की टीम के साथ मुझे काम करने का जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत अच्छा था। इसके साथ ही मैं डॉक्टर दिनेश चौहान बॉस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूंगी डॉक्टर CR यादव सर को। वो हमेशा ही मेरे हर काम में मुझे गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। अब मैं डॉक्टर दिनेश चौहान सर से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने उद्गार हम व्यक्त करें और हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर दिनेश चौहान सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। Is that I am audible? Yes sir, you are audible as well as visible. Okay. So very good afternoon to all. और मैंने अभी मेरे से पहले सभी जो डिग्निटरीज थे उन्होंने अच्छे से सबको थैंक भी किया, और तो मैं अपने बिहाफ पे भी ये कहना चाहूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा सभी प्रेजेंटेटर्स को। साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने जो सभी ने, मैं ओवरऑल व्यू में सभी की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने टॉपिक्स को, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BMS फर्स्ट ईयर एंड अदर ऑल द ईयर्स, दे फाइंड इट वेरी यूजफुल फॉर देयर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर देयर करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि जो फूले मैम थी उनका काफी अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्ट रहा लेकिन बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था और डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेन था। उसके बाद डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी बॉस, डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी शर्मा जो बॉस हैं, यहाँ मेरी बॉस भी रही हैं और ड्यूरिंग माय PG स्टडीज इन NIA। सो उनका भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रक्त सारता को, और जो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स किसी के माइंड में, जो UG स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेनली उनके माइंड में इस तरह के कंफ्यूजन्स रहते हैं कि ये चीजें मतलब जो हम पढ़ते हैं वो इंटरमीडिएट से आते हैं, साइंस से के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको काफी सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि इज दैट यूजफुल टू अस, व्हाट इज दिस एंड ऑल द थिंग्स। इट इज इस तरह के जो वेबिनार्स हैं वो उनको काफी हद तक हेल्प करते हैं कि वो इस चीज को समझें और जाने कि ये जो हमारा शास्त्र है, हमारा जो साइंस है, वो बहुत वेल डेवलप्ड है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड जो हमारे आचार्य द्वारा था। तो उसको उन्होंने आगे फर्दर और एक्सप्लेन किया और बहुत ग्रेसफुल था बच्चों के लिए। उसके बाद जो स्टूडेंट रहे वो महक, डॉक्टर महक, उनका भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से वेरी वेल उन्होंने कोरिलेट जो किया, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे करियर सिलेक्शन में हम किस तरह से सारता का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड at the end I want to very thankful to team Vaidya Mitram, and before thanking the team Vaidya Mitram, I want to thank Dr. Professor C.R. Patil sir,
respected, and Dr. all the dignitaries who are present here, and especially to APS Chauhan sir, ma'am, they will give me a chance to work with them, and I try my best. Whenever they needed, whenever they ask me for any kind of work, I'm always ready. I'm always available for the team Vaidya Mitram, and I find it very helpful to me also. थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर एपीएस चौहान सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगी। प्लीज सर। थैंक यू अंजना, बहुत अच्छा आपने संचालन किया। और आज का इस कार्यक्रम में मैं हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर पाटिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे से धातु सारता के बारे में जो आज की हालात में जो कोरोना की स्टेट में किस धातु सारता में और किस असारता में कोरोना के जो है वो ससेप्टेबल हैं वो व्यक्ति, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों के सामने एक नई बात रखी। और साथ ही उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो रिसर्च का स्टेटस है आज की स्थिति में क्या है बीएचयू या एनआईए में, और आज से 30-40 साल पहले क्या था। एक कंपैरेटिव एक डेटा, एक कंपैरेटिव एक कहना चाहिए कि सिचुएशन जो है हमारी जो नई जनरेशन के सामने रखी है उन्होंने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पाटिल सर बड़े हमारे सीनियर ज्ञाता है सिद्धि क्रिया के, उन्होंने जो अपना एक निचोड़ जो एक एक्सपीरियंस था उसको हमारे सामने रखा, और वो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प आवर न्यू बर्ड्स। और जो हमारी आज की जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर फुले मैडम है, उन्होंने बहुत अच्छे से धातु सारता के बारे में, उनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई अभी, और सभी ने उनकी तारीफ की, और हमने भी महसूस किया कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन अपना रखा। साथ ही डॉक्टर दुर्गेश जो पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से, और जो हमारी उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से साथ ही डॉक्टर फुलिका शर्मा और डॉक्टर दिनेश चौहान ने जिस तरह से आप बात सर इंटरप्ट करूंगी, आपको आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। अच्छा जी जी, वॉल्यूम थोड़ा लाउड करें। अच्छा अभी हाँ जी हाँ जी। तो हमें ये पता था कि डॉक्टर पुनीता और डॉक्टर दिनेश चौहान ने जिस तरह से धातु सारता के बारे में बात की, चर्चा की, डेफिनेटली जो बातें हुई उसको उन्होंने एडॉप्ट किया और बहुत अच्छे से जो है वो हम लोगों के सामने पूरा विषय खुल करके आया, बहुत सुंदर तरीके से आया। और जैसा कि पाटिल साहब ने कहा कि हमने जो इसका रखा है, जिसका हमने यूजी भी रखे हैं, पीजी भी रखे हैं, पीएचडी भी है और फैकल्टी भी है। साथ ही जो 10% लोग हमारे साथ में बहुत वेल एक्सपीरियंस जो है जो कि हमारे साथ में रहती है, तो एक बहुत अच्छा पैकेज कहना चाहिए कि एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत एक अच्छा मंथन जिसको अपन कहते हैं, जैसे एक समाधान परिषद का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ रहा करता है, को अब हमने बच्चों प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, और उसमें आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण अपना समय दिया, वैल्यूबल टाइम दिया, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कविता मैडम का, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका प्लान किया, और उसके लिए डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनको कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को लेकर के आई। साथ ही जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अंजलि मिश्रा जो है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार किए, स्लाइड बहुत अच्छे से तैयार किए, साथ ही एंकरिंग बहुत अच्छे से की। तो और बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज हमारे बीच में आकर के इस कार्यक्रम को अटेंड किया, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। अब मैं डॉक्टर बबीता शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैम आपके विचारों के बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मैम प्लीज।
थैंक यू। आज हमारे इस वैद्य मित्रम को जैसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है वैसे नेट कनेक्टिविटी का क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस के साथ हमने इसको धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचाया है। मैं एक बार फिर से सभी हमारे सम्मानीय को चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, कीनोट स्पीकर और हमारी पूरी कोऑर्डिनेटिंग टीम, हमारे प्रेजेंटर्स दोनों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब जानते हैं कि कुछ चीजें होती है जिन पर हमारा बस नहीं रहता है, बस नहीं चलता है, तो नेट कनेक्टिविटी भी ऐसी है। कुछ सेशन बड़े स्मूथ चले जाते हैं अच्छी कनेक्टिविटी के साथ, कुछ सेशन में हम ऐसे ही परेशान होते हैं, फिर भी धैर्य के साथ आपने, अंजलि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। वेल डन बेटा, आपने फिर भी हम सबको बांधे रखा और आखिर तक हम मंजिल तक पहुंचे। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। टाइम बहुत हो चुका है मुझे लगता है और हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।